हेलो फ्रेंड्स, विजेश बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी सेंट्रल डोग्मा के बारे में कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, किस वैज्ञानिक ने ये दिया और जीन्स का एक्सप्रेशन क्या होता है और जीन्स का रेगुलेशन क्या होता है। फिर अपन जीन्स के एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे थे, यानी सेंट्रल डोग्मा के बारे में बात कर रहे थे कि रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और ट्रांसलेशन क्या होता है। उसका एक ओवरव्यू लिया था हमने सब चीजों के बारे में। तो आज अपन पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, यानी डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है और उसकी साइट क्या होती है। तो देखिए, एक नॉर्मल आप डीएनए की स्ट्रक्चर देखो, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हैं और चाहे वो यूकैरियोट्स हैं, उसके अंदर आपको डबल स्ट्रैंड डीएनए मिलेगा। प्रोकैरियोट्स के अंदर या तो जेनेटिक मटेरियल मिलेगा आपको आरएनए, प्रोकैरियोट्स में आपको या तो जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है आरएनए, और अगर डीएनए मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वह डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। जैसे कि वायरस है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, उसके अंदर डीएनए होता ही नहीं है। लेकिन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हैं, इकोलाई जैसे मान लो, तो इकोलाई किसका एग्जांपल है, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है, लेकिन उसका जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो होता है डीएनए, नहीं कि आरएनए होता है। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें मैंने कल भी आपको बताया था कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें यही है कि रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, या फिर चाहे जीन्स का रेगुलेशन हो, आप प्रोकैरियोट्स में कैसे करते हो और यूकैरियोट्स में कैसे करते हो, वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उस चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो डीएनए की आप बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे तो इसकी बैकबोन जो है वो सुगर फॉस्फेट से बनी हुई होती है, यानी कि डीऑक्सीराइबोस एंड फॉस्फेट ग्रुप से बनकर बनी होती है, और बीच में उसके क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस, बीच में इसके होते हैं नाइट्रोजन बेस। और जैसा कि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर आप जानते हो कि एडेनिन से क्या जुड़ेगा, हमेशा डबल बॉन्ड से थाइमिन, और ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड से क्या जुड़ेगा, साइटोसिन जुड़ेगा। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आपस में जो नाइट्रोजन बेस अंदर से आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये नाइट्रोजन बेस है, और हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़ी हुई स्ट्रक्चर्स होती है। तो अगर आप यूकैरियोट्स की बात करोगे तो ये डीएनए जो है वो लीनियर है, और अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात करोगे तो ये है डीएनए लीनियर नहीं होकर सर्कुलर फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है। तो जो रेप्लिकेशन की इनिशिएशन ऑफ प्रोसेस है वो सेम होती है, यानी कि कुछ प्रोटीन्स हो सकती हैं जो डिफरेंस है, या फिर कुछ फैक्टर्स हैं जो डिफरेंस है, लेकिन इनकी जो प्रोसेस है वो सेम है, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन रहा है, और डीएनए पॉलीमरेज है उसी मैनर में काम कर रहा है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। तो आज अपन बात करेंगे रेप्लिकेशन के अंदर प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में जो भी सिमिलर चीजें होती हैं। फिर अपन बात करेंगे कि यूकैरियोट्स में अलग क्या है और प्रोकैरियोट्स में अलग क्या है, यानी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। आज अपन उस चीज की बात कर रहे हैं जो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में दोनों में चीजें कॉमन होती हैं, उन कॉमन चीजों की अपन बात करते हैं। तो जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो रेप्लिकेशन स्टार्ट कब होगा, जब सेल्स का क्या होगा, डिवीजन होगा। सेल्स का होगा डिवीजन, और सेल्स के डिवीजन को अपन कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है G1 फेज, एक होता है S फेज एंड G2 फेज और M फेज। ये कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस होती हैं। S फेज है, G2 फेज है और M फेज है, ये होता है सेल डिवीजन। लेकिन अगर आप जानते हो कि क्लीवेज की बात करते हैं, अपन विभाजन की बात करते हैं, तो वो फास्ट रेट से होता है एज ए कंपेरेटिव टू सेल डिवीजन। तो क्लीवेज सेल डिवीजन से फास्ट क्यों होता है, क्योंकि सेल डिवीजन के अंदर जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है वो G1 एंड G2 फेज में टाइम लगता है, यानी गैप फेजेज में टाइम लगता है। और क्लीवेज जब होता है तो गैप फेज अब्सेंट होती हैं, यानी कि उसके अंदर S फेज और डायरेक्ट M फेज हो जाती है, बीच में जो G1 एंड G2 फेज जो होती है उनका स्किप हो जाता है। और सेल साइकिल जब मान लो एक नॉर्मल सेल साइकिल मान लो आप 24 घंटे की, तो 24 घंटे की सेल साइकिल के अंदर 1 घंटा तो किसका है, एम फेज का है, और एस फेज का आप ज्यादा से ज्यादा भी मान के चलो तो 5 से 6 घंटे, यानी कि एस फेज का आप ज्यादा से ज्यादा मान के चल रहे हो तो 5 से 6 घंटे हैं वो एस फेज के होते हैं, बाकी मतलब 7 घंटे हो गए इनके।
बाकी 17 घंटे जो हैं वो G1 एंड G2 में लगते हैं, यानी कि 80% के आसपास टाइम जो है वो गैप फेजेस में लग रहा है। और जब क्लीवेज होता है तो गैप फेज अब्सेंट होती है, तो 80% टाइम बच रहा है। इसका मतलब क्लीवेज जो होता है वो फास्ट रेट से होता है और जो सेल डिवीजन है वो स्लो रेट से होता है। और सेल डिवीजन स्लो रेट से क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर G1 एंड G2 फेज होती है। तो क्या क्लीवेज के अंदर G1 एंड G2 फेज नहीं होती, या फिर सेल डिवीजन के अंदर G1 एंड G2 फेज का कोई रोल नहीं होता? तो ऐसा नहीं होता। G1 एंड G2 क्या करती हैं? प्रिपरेशन करती हैं, सेल्स के डिवीजन की प्रिपेयर करती हैं। जैसे कि मान लो G1 फेज के अंदर तो क्या होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए तैयारियां होगी, और एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। यानी कि G1 फेज में क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन की तैयारियां होगी, जो भी इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं उनका सिंथेसाइज किया जाएगा। तो रेप्लिकेशन तो इसमें नहीं होगा, लेकिन रेप्लिकेशन की तैयारियां होगी। और G2 फेज में यानी कि एम फेज में सेल्स डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि G2 फेज है वो सेल के डिवाइड होने की तैयारी कर रही है। जैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन है, माइक्रोट्यूबुलिन, मतलब बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जो क्या होती हैं? क्रोमोसोम्स को सेपरेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कोइंसिन प्रोटीन्स होती हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जो अपन सेल डिवीजन के अंदर पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, वो प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम करेंगे। यानी G1 फेज जो डीएनए के रेप्लिकेशन की तैयारी कर रही है, और G2 फेज जो है वो सेल की डिवीजन की तैयारी कर रही है। जो भी प्रोटीन्स या जो भी फैक्टर सेल्स के डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड है, उनका सिंथेसाइज कहां किया जाएगा? G2 फेज में। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन तो सबसे ज्यादा कहां होता है? G1 एंड G2 फेज में। रेप्लिकेशन कहां होता है? एस फेज में। और जो सेल डिवीजन कहां होती है? एम फेज में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यानी कि एस फेज में ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन होते हैं वो कम होते हैं ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होते, ऐसा अपन नहीं बोल सकते। लेकिन सबसे ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो होते हैं वो G1 एंड G2 फेज में होते हैं, और रेप्लिकेशन जो होता है वो एस फेज में होता है। अब अपन बात करेंगे क्लीवेज। तो क्या क्लीवेज के अंदर G1 एंड G2 फेज रिक्वायर्ड क्यों नहीं है? क्लीवेज में क्या इन तैयारियों की जरूरत नहीं होती? क्या डायरेक्ट बिना तैयारियों के ही सेल्स को डिवाइड कर दिया जाता है, साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर दिया जाता है क्लीवेज के अंदर? तो देखिए, क्लीवेज क्या होता है कि इनिशियली जब एम्ब्रियो या जो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, गैमेट्स का फ्यूजन होकर जाइगोट बन रहा है, तब क्या होता है? क्लीवेज होता है। गेस्टुलेशन तक होता है, जो सबसे ज्यादा होता है। आने बाद में भी होता है, लेकिन गेस्टुलेशन से क्लीवेज जो है वो सबसे ज्यादा होता है, गेस्टुलेशन तक। तो उस कंडीशन में क्या होता है? एग के अंदर योग होता है, और योग के अंदर सारे के सारे प्रोटीन, सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो मैटरनल यानी कि मदर से ट्रांसफर किए जाते हैं। आप जानते हो कि साइटोप्लाज्म कहां से ट्रांसफर किया जाता है? मदर से। तो उसके अंदर होता है योग, और उसके अंदर सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। यानी कि वो सारी चीजें होती हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, और जो सेल्स के डिवीजन करने के लिए रिक्वायर्ड है। यानी कि वहां पर आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उस साइटोप्लाज्म के अंदर सारा का सारा कंटेंट होता है। लेकिन जब बहुत सारा क्लीवेज हो जाता है तो साइटोप्लाज्म की अमाउंट हो जाती है कम। यानी कि जब क्लीवेज होता है तो आप जानते हैं कि साइटोप्लाज्म की अमाउंट हो जाएगी कम, और सेल्स जो बहुत ज्यादा डिवीजन कर देंगी, बहुत ज्यादा डिवीजन कर देंगी, तो योग की अमाउंट कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, साइटोप्लाज्म की अमाउंट कम हो रही है, तो इसका मतलब किसकी अमाउंट कर रही है? कम हो रही है, योग की अमाउंट कम हो रही है। और योग की अमाउंट कम हो रही है तो धीरे धीरे जो है वो सारे सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स जो है वो मदर से ट्रांसफर किए गए थे, उन सब का काम हो जाएगा। और उन सब का काम हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? सेल डिवीजन होना शुरू हो जाएगा, यानी G1 एंड G2 फेज स्टार्ट हो जाएंगे। यानी अब जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो आप खुद बनाना स्टार्ट कर दोगे, जितनी भी प्रोटीन्स हैं खुद बनाना स्टार्ट कर दोगे। मैटरनल प्रोटीन पर आप डिपेंड नहीं रहोगे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे सिस्टम जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक स्टेबल एम्ब्रियो है वो बन जाता है। स्टेबल एम्ब्रियो का क्या मतलब हो गया कि प्रॉपर इम्प्लांटेशन हो गया, गेस्टुलेशन बन गया। गेस्टुलेशन बन गया तो इसका मतलब क्या हो गया? डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाए, होना शुरू हो गया। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये सारी चीजें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब क्या हो गया कि सेल्स डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे साइटोप्लाज्म की अमाउंट है वो बरकरार रह जाएगी। अगर सेल डिवीजन करना स्टार्ट नहीं करेंगे, यानी G1 एंड G2 फेज नहीं रहेगी, तो फिर साइटोप्लाज्म की अमाउंट है वो एकदम से ही खत्म हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए, यानी कि साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन को प्रॉपर रखने के लिए फिर क्या करना स्टार्ट हो जाएगा? G1 एंड G2। और जब G1 एंड G2 फेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर सेल साइकिल के अंदर टाइम लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है कि डीएनए का रेप्लिकेशन कहां होता है और किस स्टेज में होता है। जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट करती है तब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और आप जानते हो कि सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए।
यानी सेल, ये सेल है, ये इसके चारों ओर साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। तो यहाँ पर डीएनए होता है, इसका मतलब रेप्लिकेशन कहाँ होगा? न्यूक्लियस के अंदर। रेप्लिकेशन की साइट कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेशन की साइट है। अब अपन बात करते हैं कि रेप्लिकेशन होता कैसे है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता कैसे है। तो ये आप एक जनरल स्ट्रक्चर डीएनए की याद रखें, हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़ी हुई है, ये सारी चीजें हैं, वो डीएनए बनने के बाद में प्रॉपर डीएनए है, वो आपके न्यूक्लियस में आराम से पड़ा है, अभी इसने रेप्लिकेशन करना स्टार्ट नहीं किया। तो देखिए, जब ये रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है तो इसके अंदर ऐसी कुछ स्ट्रक्चर जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। अब इसके अंदर एंटी पैरेलल 2 स्ट्रैंड है, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होते हो कि डीएनए जो है वो कंटिन्यूअसली आ रहा है। यहाँ पर जो डीएनए है वो कंटिन्यूअसली बनता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर डीएनए को क्या करना शुरू कर दिया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, खुली स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। इसको अपन क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। और यहां देखिए, इस स्ट्रैंड को कुछ नाम दे दिए जाते हैं, जैसे इसको अपन दे रहे हैं 5 प्राइम टू 3rd प्राइम, यानी यहां से आते हुए इसको दे दिया हमने 3rd प्राइम और इसको 5 प्राइम टू 3rd प्राइम, यानी कि डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के क्या होंगे? एंटी पैरेलल। अब इसको 5 प्राइम क्यों नाम दिया, यानी 5 नाम क्यों नहीं दिया? तो 5 नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? राइबो शुगर होती है, और डीएनए की बात करो तो डीऑक्सीराइबो शुगर है, तो इसके अंदर डीऑक्सीराइबो शुगर है। अब डीऑक्सीराइबो शुगर के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन, इसके अंदर होते हैं 5 कार्बन। तो आपने इसको 5 and 3 डायरेक्टली नाम दे दिया, तो इसका मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि शुगर के कार्बन की बात कर रहे हो या डीएनए स्ट्रैंड की बात कर रहे हो। तो इस चीज से, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जब आप स्ट्रैंड की बात कर रहे हो तो आपने क्या लगा दिया? डैश लगा दिया, यानी प्राइम लगा दिया, इसको अपन क्या बोलते हैं? प्राइम। और अगर डायरेक्ट शुगर के कार्बन की बात कर रहे हो तो उसके अंदर आप डायरेक्ट कार्बन की बात कर सकते हो, जैसे कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन के अंदर ऑक्सीजन अब्सेंट होता है, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? शुगर की बात कर रहे हो। 3 कार्बन के अंदर कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या बात कर रहे हो? कि शुगर की बात कर रहे हो। लेकिन 3rd प्राइम की बात कर रहे हो तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि प्राइम आ गया, इसका मतलब अपन शुगर की बात नहीं कर रहे, जबकि बात किसकी कर रहे हैं? डीएनए स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया, हमने क्या नाम दे दिया? साइंटिस्ट ने इनको नाम दिया प्राइम, जाकि जो शुगर है, शुगर के कार्बन के मध्य और डीएनए के स्ट्रैंड के मध्य कंफ्यूजन ना हो। ये तो बात हो गई इनके प्राइम के बारे में। अब दूसरी बात है, जैसा कि अपन देख पा रहे हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर डीएनए आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ था और डीएनए आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, तो एक हेलिकेज एंजाइम आया। ये यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है, हेलिकेज एंजाइम है, और ये हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है? इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। यानी कि ये जो हेलिकेज एंजाइम है, ये हेलिकेज एंजाइम क्या काम करता है? डीएनए के मध्य जो नाइट्रोजन बेस के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, उन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है तो इसका मतलब क्या हो गया? कि डीएनए के कुंडलन को खोलता है, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से किस स्ट्रैंड में बना रहा है? सिंगल स्ट्रैंड के अंदर बना रहा है। यहां पर आप देख पा रहे हो एक आरएनए प्राइमर होता है, इनमें क्या होता है? आरएनए प्राइमर, और ये आरएनए प्राइमर क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन करता है, यानी इसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अपना इलोंगेशन स्टार्ट करता है, वो अपने नए डीएनए सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है। तो देख पा रहे हैं कि प्राइमर के बाद में आपको क्या दिखाई दे रहा है? डीएनए पॉलीमरेज। प्राइमर के बाद में आपको क्या दिखाई दे रहा है? डीएनए पॉलीमरेज दिखाई दे रहा है, जो कि डीएनए का पीछे से कंटिन्यूअसली क्या करते आ रहा है? सिंथेसाइज करते हुए आ रहा है। अब देखिए, डीएनए का सिंथेसाइज जो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? 5 प्राइम टू 3rd प्राइम, और 5 प्राइम पर क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है, और 3rd प्राइम पर क्या होता है? OH ग्रुप होता है। और इस OH ग्रुप पर क्या होगा? नया फॉस्फेट आकर के जुड़ेगा, और नया फॉस्फेट आकर के जुड़ेगा यानी नए न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट आकर जुड़ेगा, और वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा, यानी इलोंगेशन की प्रोसेस को क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। अब देखिए, डीएनए पॉलीमरेज होता है वो किस डायरेक्शन में काम करता है?
5 प्राइम टू 3rd प्राइम डायरेक्शन के अंदर, यानी कि ये डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट हुआ होगा तो ये कौन सा सिरा था, 5 प्राइम। और अगर ये 5 प्राइम हम अगर नाम दे रहे हैं इसको, तो फिर अपन किसको नाम देंगे, इसको 3rd प्राइम नाम दे देंगे, यानी कि अपोजिट होगा। इसको क्या नाम दे देंगे, 3rd प्राइम। तो 3rd प्राइम टू 5 प्राइम जो है वो टेम्पलेट मिल रहा है अपने को, यानी कि एक स्ट्रैंड मिल रहा है, और स्ट्रैंड मिल रहा है तो इसका मतलब इसको क्या बोल देंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है कि डीएनए का वह स्ट्रैंड जिसकी कॉपी की जाती है या जिसकी नकल करके डीएनए पॉलीमरेज उसके जैसा ही एक नया सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। और डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो 5 प्राइम टू 3rd प्राइम डायरेक्शन के अंदर होता है, कभी भी 3rd प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन के अंदर नहीं होता। तो यहां से 5 प्राइम टू 3rd प्राइम डायरेक्शन के अंदर मान लो चल रहा है, यहां पर जो नया डीएनए सिंथेसिस हो रहा है वो क्या है, इसका फ्री 3rd प्राइम OH ग्रुप है। इसका क्या है, फ्री 3rd प्राइम OH ग्रुप है। अब अगर इस डीएनए को क्या नाम दे देंगे, इसको हमने 3rd प्राइम नाम दिया है, तो फिर इसको क्या नाम देना पड़ेगा, इसको अपन को नाम देना पड़ेगा 5 प्राइम। इसको नाम क्या देना पड़ेगा, 5 प्राइम। और इसको फिर क्या नाम देना पड़ेगा, 3rd प्राइम। तो आप देख पा रहे हो, यानी कि पुराने वाले डीएनए को हमने नाम दिया है 3rd प्राइम, तो यहां पर पुराने वाला डीएनए समझो, इसको अपन नाम दे देंगे 5 प्राइम, और नए वाले को क्या नाम दे देंगे, 3rd प्राइम, और 3rd प्राइम टू 5 प्राइम। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि डीएनए की डायरेक्शन क्या है, उल्टी है। डीएनए की डायरेक्शन यहां पर आप क्या देख पा रहे हो, उल्टी है। तो क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इसकी एक क्या वजह है, ऐसा नहीं हो सकता, उसकी क्या वजह है, जैसे कि मान लो ये न्यू स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3rd प्राइम है, और ये जो स्ट्रैंड है वो फिर से क्या मिलेगा आपको, ये 5 प्राइम है, हमने पहले इसको नाम दिया था 5 प्राइम, और इसको क्या नाम दे देंगे, 3rd प्राइम। ये ऐसे हमने इसको नाम दे दिया। तो फिर डीएनए जो है वो 5 प्राइम टू 3rd प्राइम डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसको टेम्पलेट क्या चाहिए, 3rd प्राइम टू 5 प्राइम इसको टेम्पलेट चाहिए। लेकिन ये टेम्पलेट 3rd प्राइम टू 5 प्राइम नहीं है, ये टेम्पलेट क्या मिला है, इसको 5 प्राइम टू 3rd प्राइम ही मिला है। तो इस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन नहीं हो सकता। तो फिर क्या करता है, ये डीएनए घूमता है, वापस राउंड लेता है, और राउंड लेते हुए टेम्पलेट क्या अवेलेबल करवाता है, 3rd प्राइम टू 5 प्राइम अवेलेबल करवाता है। और इस राउंड लेने की वजह से डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, टुकड़ों के अंदर सिंथेसाइज करता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, टुकड़ों के अंदर सिंथेसाइज करेगा, और टुकड़ों के अंदर सिंथेसाइज करने की वजह से जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट हैं। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्यों बनते हैं, क्योंकि डीएनए का एक स्ट्रैंड तो प्रॉपर 5 प्राइम टू 3rd प्राइम डायरेक्शन में हो जाता है, यानी कि एक डीएनए पॉलीमरेज है वो सिंथेसाइज कर पा रहा है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एक डायरेक्शन तो उसको प्रॉपर मिल जाती है, लेकिन दूसरे स्ट्रैंड की डायरेक्शन है वो 3rd प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट नहीं मिल पाता। और 3rd प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट नहीं मिल पाता, तो ये क्या करेगा, स्ट्रैंड ऐसे घूमता है, और ये घूम करके ऐसे ही घूमेगा, और ये घूम करके वापस इधर की तरफ मुड़ेगा, तब ये टेम्पलेट किस फॉर्म में मिलेगा, 3rd प्राइम टू 5 प्राइम में मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रॉपर कंटिन्यूअसली एक स्ट्रैंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड को ऐड नहीं कर पाता, और कंटिन्यूअसली न्यूक्लियोटाइड को ऐड नहीं कर पाता तो वो टुकड़ों में ऐड करता है, यानी कि बीच में गैप छोड़ते जाता है, और उन गैप को अपन क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और जिस स्ट्रैंड के ऊपर ओकाजाकी फ्रेगमेंट होते हैं उस स्ट्रैंड को अपन बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और जो स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है वो टुकड़ों में सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। यानी कि वह स्ट्रैंड जो कंटिन्यूअस सिंथेसाइज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। तो लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड क्यों है, लैगिंग स्ट्रैंड इसलिए लैगिंग स्ट्रैंड है कि उसको प्रॉपर जो है वो टेम्पलेट 3rd प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में नहीं मिल पा रहा। तो क्या करेगा, घूम के वापस से डीएनए पॉलीमरेज को काम करवाएगा, और डीएनए पॉलीमरेज इस कंडीशन के अंदर कंटिन्यूअसली न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस नहीं करके डिसकंटिन्यूअसली करेगा, यानी कि बीच में गैप छोड़ते हुए चलेगा, और उन गैप को अपन बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो इसकी डायरेक्शन के अंदर आप कंफ्यूज मत होना, एक डीएनए की एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन जो होती है वो उल्टी हो जाती है, यानी कि ऐसा तो है नहीं कि दोनों डीएनए के सिंथेसाइज स्टार्ट हुआ,
यानी दोनों स्ट्रैंड से डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हुआ और दोनों को 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट मिल गया, क्योंकि डीएनए के खुद के स्ट्रैंड क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। तो एक को तो क्या है, टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम मिल जाता है, लेकिन दूसरे स्ट्रैंड को टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम नहीं मिल पाता। जिसको 3 प्राइम टू 5 प्राइम नहीं मिल पाता वो स्ट्रैंड राउंड लेके फिर से डीएनए पॉलीमरेज को काम करवाता है। ऐसी अगर कोई तस्वीर मिलती है, मेरे को ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर बना सकता हूं तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि ये राउंड लेके कैसे बनाता है एक्चुअल में। तो लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना, ये लैगिंग स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट इस डायरेक्शन में आपको नहीं दिखेगा। इस डायरेक्शन में तो ये टेम्पलेट आपको 5 प्राइम टू 3 प्राइम में दिखेगा, लेकिन ये टेम्पलेट अगर घूमेगा, घूम करके वापस इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तब फिर क्या होगा, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट आराम से मिल जाएगा। लेकिन इतना कुछ होने के ऊपर डीएनए पॉलीमरेज प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, तो ये डिसकंटिन्यूअस न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस करता है। और लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि टेम्पलेट है वो प्रॉपर मिल जाता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन की ओर। तो जिसके अंदर कंटिन्यूअस हो रहा है उसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और जिसके अंदर डीएनए का सिंथेसिस कंटिन्यू नहीं हो पा रहा, टुकड़ों में सिंथेसिस हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और लैगिंग स्ट्रैंड समझ जाना कि लैगिंग स्ट्रैंड है तो इसका मतलब क्या है कि उसको टेम्पलेट प्रॉपर नहीं मिल पाया। तो आगे एक एंजाइम है टोपोआइसोमरेज। इन सब की बात अपन डिटेल में करेंगे कि प्रोकैरियोट्स में टोपोआइसोमरेज उसको क्या बोलेंगे, यूकैरियोट्स में क्या बोलेंगे, लेकिन इनका काम सेम होता है। यानी कि प्रोकैरियोट में भी हेलिकेज का काम है, वो क्या करना है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना। यूकैरियोट में भी हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना ही है। डीएनए पॉलीमरेज का कंटीन्यूअसली काम सिंथेसाइज करना है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, यानी काम इसके सेम है। तो इसके लिए मैं आपको एक डीएनए रेप्लिकेशन का ओवरव्यू दे रहा हूं, बस इसके नाम अलग अलग दे दिए जाते हैं। यानी कि टोपोआइसोमरेज को प्रोकैरियोट्स में अपन गायरेज बोल देते हैं, और यूकैरियोट्स के अंदर आप टोपोआइसोमरेज भी बोल सकते हो। उसी प्रकार से जो हेलिकेज एंजाइम है, हेलिकेज एंजाइम को प्रोकैरियोट्स के अंदर बोलेंगे डीएनए बी, और यूकैरियोट्स के अंदर इसको हेलिकेज एंजाइम ही बोला जाता है। तो इस प्रकार से इसके नाम अलग अलग दे दिए जाते हैं, लेकिन काम सेम होता है। तो अपन बात करेंगे नाम कौन कौन से हो, कंपैरेटिवली स्टडी आराम से कर लेंगे कि प्रोकैरियोट्स में इनके नाम क्या हैं और यूकैरियोट्स के अंदर इनके नाम क्या हैं। बस यहाँ पर आपको मैं प्रॉपर दे रहा हूँ कि डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअल में होता कैसे है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में इसका सिस्टम जो है, इसकी जो प्रोसेस है वो सेम होती है। तो आगे आप टोपोआइसोमरेज की बात कर रहे हो। टोपोआइसोमरेज का काम क्या है, डीएनए की जो सुपर कोइलिंग हो रही है वो बढ़ रही है, पॉजिटिव सुपर कोइलिंग हो रही है। पॉजिटिव सुपर कोइलिंग का क्या मतलब हुआ, जैसे कि एक रस्सी की तरह ये गुंथा हुआ था, रस्सी की तरह गुंथा हुआ, तो ये डीएनए को जब हमने खोलना स्टार्ट किया, डीएनए को खोलना स्टार्ट किया, तो ये पीछे से और ज्यादा टाइट पैक हो गया। यानी कि आप कभी गुथी हुई रस्सी को देखना, बल लगी हुई रस्सी को देखना, उसके दोनों सिरे लेना, या कोई धागा बल लगा हुआ, 2 धागे हैं, बल लगे हुए धागे हैं, उनको पकड़ के ऐसे खींचना, अलग करोगे तो यहां से आगे की तरफ से तो धागा अलग हो जाएगा जैसे ये डीएनए हुआ है, लेकिन पीछे वो और भी ज्यादा टाइट पैक हो जाएगा। तो ये जो पीछे टाइट पैक हो रहा है डीएनए, उसको वापस रिलैक्स करने का काम किसका है, टोपोआइसोमरेज का। क्योंकि अगर पीछे ज्यादा टाइट हो गया तो फिर आगे रेप्लिकेशन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड तो टूट जाएंगे, लेकिन ये स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे। तो वापस से उस सुपर कोइलिंग को रिलैक्स करने का काम किसका है, टोपोआइसोमरेज का। यानी कि वो जो टाइटली पैक होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सुपर कोइलिंग। जो डीएनए टाइटली पैक हो रहा है, ज्यादा टाइट पैक हो रहा है, यहां से अलग करने की वजह से उस टाइटली अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं, सुपर कोइलिंग। और अगर ज्यादा टाइट पैक हो रहा है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव सुपर कोइलिंग, और अगर लूज हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं नेगेटिव सुपर कोइलिंग। यानी कि बल ज्यादा लग रहा है उसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव सुपर कोइलिंग, और बल कम लग रहा है यानी कि वापस ढीला हो रहा है उसको अपन बोलते हैं नेगेटिव सुपर कोइलिंग। तो टोपोआइसोमरेज क्या काम करता है, पॉजिटिव सुपर कोइलिंग को रिलैक्स करता है। पॉजिटिव सुपर कोइलिंग को रिलैक्स करने का क्या मतलब हो गया कि टोपोआइसोमरेज नेगेटिव सुपर कोइलिंग करने का काम करता है, यानी टाइट हुई डीएनए को वापस रिलैक्स करने का काम कौन करेगा, टोपोआइसोमरेज। तो ये एक आपके पास में ओवरव्यू था डीएनए के बारे में। अपन नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि डीएनए की प्रोसेस, रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैसी होती है, यानी कि कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव टाइप के जो 3 मेथड होते हैं, वो मेथड कैसे होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर भी बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट मिलेगी। लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है, लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, ये सारी चीजें। टोपोआइसोमरेज का ध्यान रखना, ये पॉजिटिव सुपर कोइलिंग तो करता है कम, और नेगेटिव सुपर कोइलिंग करने का काम करता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होने का। और एक लैगिंग स्ट्रैंड है, इस लैगिंग स्ट्रैंड में भी कंफ्यूजन मत होना, यानी ऐसा नहीं है कि जिसकी मर्जी है वो लैगिंग स्ट्रैंड बन गया, जिसकी मर्जी है वो लीडिंग स्ट्रैंड बन गया। लैगिंग स्ट्रैंड बना है यानी कि डीएनए का टुकड़ों में
रेप्लिकेशन हुआ है तो उसकी कुछ वजह है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से ही लैगिंग स्ट्रैंड बन गया। डीएनए का टुकड़ों में सिंथेसाइज हुआ है तो उसकी क्या है, वजह है, और उसकी वजह ये है कि उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाया, और टेम्पलेट स्ट्रैंड प्रॉपर नहीं मिल पाएगा तो वापस राउंड लेके डीएनए का रेप्लिकेशन करवाता है, और वापस राउंड लेकर के डीएनए रेप्लिकेशन करवाने की वजह से इसके अंदर क्या बन जाते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। यानी इन टुकड़ों के बारे में अध्ययन किसने किया, ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको अध्ययन किया, तो हमने उसको गैप को नाम ही क्या दे दिया, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो ये है डीएनए रेप्लिकेशन का एक ओवरव्यू। कल अपन बात करेंगे कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको डायग्राम दिए जाते हैं, चाहे एमएससी के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो किसी यूनिवर्सिटी के लिए, या कोई नेट गेट जैसे भी आप एग्जाम दे रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उनसे एवरेज क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नॉर्मली उनसे सभी टाइप के क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आप पढ़ते रहिए, और वीडियोस के अंदर आपके रेस्पॉन्स जो है वो अच्छे रेस्पॉन्स भी आ रहे हैं, उसी के लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।